नमस्कार। कैसे हैं आप? G20 की बैठक शुरू हो गई, तैयारियां शुरू हो गई। दुनिया के तमाम शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ गए हैं। मोदी कार्यकाल में जो बाइडेन तीसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं, तीसरे राष्ट्रपति हैं जो भारत आए हैं। बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष और पहली बार कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री निवास में जाकर के जो द्विपक्षीय वार्ता की है। जो बाइडेन ने के बयान, उनके जो बोल है प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लिए, उसके क्या मैसेज हैं? और कभी धरती के 1/3 हिस्से पर शासन करने वाला ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कभी लंदन जाना गौरव की बात होती थी, आज वो दिल्ली आकर के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गौरवान्वित महसूस हो रहा है। दिल्ली की गलियों को घूमने की तमन्ना रखता है, सनातनी होने पर गर्व महसूस करता है और कहता है कि जन्माष्टमी हम नहीं मना पाए, भारत में उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा कि हम चाहते हैं कि मोदी का गौरव, भारत का गौरव बढ़े और G20 एक सफल आयोजन हो, ऐसा जो अब तक नहीं हुआ। ये सपना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर देख रहा है। और उस दौर में जो भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, वो चीन की दलाली खुल करके कर रहा है। ये खेल कैसा है और भारत में कौन है वो जो ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं? असल भयावह स्थिति राहुल गांधी का ये बयान नहीं है। असल भयावह स्थिति भारत में राहुल गांधी के साथ खड़े हुए लोग कौन हैं, वो महत्वपूर्ण है। हम G20 के इस पूरे रहस्य को समझेंगे। भारत की और दिल्ली जो खूबसूरत हो चुकी हुई, जो हमने कल आपको तस्वीर दिखाई, उससे जलन और टीस खैरातियों को क्यों है? विदेशी मेहमानों के भव्य स्वागत से बेचैनी खलियर खैरातियों को क्यों है? कांग्रेस को क्यों है? हम ये समझेंगे सतीश जी के साथ। हम यह भी समझेंगे कि घोसी के उपचुनाव से किस तरह से सपा की बाँछें खिली है और खलियर खैराती एकदम से ऐसा लग रहा है कि पप्पा का राज आ गया। सतीश जी के साथ जुड़ रहे हैं हम। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर वो घड़ी आ गई, भारत अब तक के सबसे बड़े एक ऐसे आयोजन कर रहा है जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। और हम आज थोड़ा सा यह भी समझेंगे कि इन 20 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत ने जो 2 राष्ट्रों को बुलाया है अपने विशेष मेहमान के रूप में, बांग्लादेश और मॉरिशस। चीन क्यों, श्रीलंका क्यों नहीं, नेपाल क्यों नहीं, जिसके साथ हमारा बेटी रोटी का संबंध है। मोदी ये भी मुझे लगता है कि बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि नेपाल को क्यों नहीं बुलाया, बांग्लादेश को बुलाया। ये जो नेपाल बीच बीच में चीनी चापलूसी करता हुआ नजर आता है, क्या उसकी सजा है? लेकिन इस पक्ष में भूल ना जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण इशू है। मॉरिशस और बांग्लादेश को स्पेशली बुलाना, पाकिस्तान को कुकुर बना देना, नेपाल को नेपाल और श्रीलंका को औकात बता देना, यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सर जरा ये देख लेते हैं हम 2-3 चीजें, उसके बाद आप इससे क्लियरली कर पाइएगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए। अमेरिकी राष्ट्रपति को पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो बुलाया है, वो सरकारी निवास, जो आमतौर पे हम लोग जब कवर करते थे मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो वो बुलाया जाता था उन्हें हैदराबाद हाउस में। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हें प्रधानमंत्री निवास में बुलाया गया। और मुझे लगता है कि वो बेहतरीन फ्रेम है जिसको आज देखा जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी, जैसा लग रहा है कि व्हाइट हाउस में हो। बताया जा रहा है कि लगभग 19 प्लेन से वो आए हैं और 60 कार लेकर के, वो 120 कार लेकर के आ रहे थे, पूरा डेलीगेशन। और ये देखिए कि भव्यता, लग रहा है जैसे कि बिल्कुल व्हाइट हाउस है। और ये भारत के प्रधानमंत्री का निवास है। अब पूरा सनातन सौंदर्य दिख रहा है। और ये जो बॉडी लैंग्वेज देखिए, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे।
इस फ्रेम के साथ मुझे लगता है कि जरा सा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को भी थोड़ा सा सुना जाए, इनको भी बहुत लंबा आप लोग नहीं सुन पाएंगे, लेकिन wear this, rollies in your hands. Tell us something about. I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis, and I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit a mandir this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience, to give you strength is important. And Last question to you. You talked about your roots in India. People also talk the day, but hopefully mandir this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. और उसके साथ साथ हम आपके फ्रेम में देख रहे थे कि आपने राहुल गांधी का डाला है कि वो किस तरह से राहुल गांधी चीन का जो है भजन गा रहा है, और जरा सा उसको बाद बात की जाएगी मनीष जी, उसको बाद चलिए। ये जो पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति का मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक इंटरनेशनल लीडर हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत का कद बढ़ाया है, ये जो बाइडेन ने कहा है। ऋषि सुनक ने कहा कि भारत G20 का सफल आयोजन करे, ये मेरा सपना है। और जो मैंने शुरुआत में कहा कि दिल्ली आकर के मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं, मेरा ससुराल भी है और मेरा घर भी है। उन्होंने प्राउड हिंदू अपने लिए कहा कि मुझे गर्व है कि मैं कलावा बांधता हूं। ये सब चीजें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के कहने के क्या मायने हैं? वो जो एक समय में लगभग 1/3 दुनिया पर, धरती पर जिसका कब्जा था, जिस ब्रिटेन जाना आम आदमी का सपना होता था, उसका प्राइम मिनिस्टर कह रहा दिल्ली घूमने का सपना है उसका। ये तो मरीज ये यहाँ के खैरातियों को सोचना चाहिए कि ये स्थिति क्यों है। ये जो बताते हैं सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो उनके लिए थप्पड़ है ऋषि सुनक ने जो कहा। और ऋषि सुनक को पहले तो मैं एक बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि वो आदमी इतना ईमानदार और इतना साहसी तो है, वो अपने धर्म को छुपाता नहीं, वो कम से कम सोनिया गांधी की तरह बेईमान नहीं। वो आदमी हिंदू है तो हिंदू वो छाती ठोक के इंग्लैंड में भी कहता है, और जब वो दिल्ली आता तब भी छाती ठोक के कहता है कि मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। वो सोनिया गांधी की तरह कि मैंने तो हिंदू छोड़ दिया, मैंने शादी ईसाइयत छोड़ दी, मैं हिंदू हो गई और मैंने अब हिंदू धर्म अपना लिया। जबकि असलियत है कि आज भी वहां पे 10 जनपद में चर्च बना हुआ है, और अभी कुछ दिन पहले सलमान खुर्शीद ने खुलकर कहा कि वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है। तो इसके लिए बधाई कि सनातनी होने से सुनक को शर्म नहीं आती, अपने धर्म पे शर्म नहीं आती। गर्व के साथ इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इंग्लैंड में भी कहता है और दिल्ली आके कहता है, तो ये हर सनातनी के लिए, हर हिंदू के लिए बहुत गर्व के क्षण है, बहुत गर्व के क्षण है। और सुनक को बहुत बहुत बधाई। अब आता है मनीष जी, जो आपने कहा बाइडेन के लिए, बाइडेन के साथ जो आप बांग्लादेश और श्रीलंका की बात कर रहे थे, वो बहुत पीछे छूट जाती है मनीष जी बात। यहाँ पर जानबूझकर इन खैरातियों ने उस पर पर्दा डाला, और कल से, जबकि घटनाक्रम कल का है, उस पर कोई चर्चा नहीं की। मेरे ख्याल से मनीष जी पिछले निकट इतिहास में, पिछले 20, 25, 30 साल में चाइना को इतनी खुली चुनौती, चेतावनी और एक तरह से सीधे सीधे चुनौती कि जो तुम्हारी औकात हो तुम कर लो, ये चुनौती अमेरिका की तरफ से दी गई है, जिसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही। ये अब मैं इस G20 का सबसे बड़ा घटनाक्रम, G20 आयोजन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा घटनाक्रम मानता हूं, और उसको भारत के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत, रणनीतिक जीत, राजनीतिक जीत, या आप किसी भी परिभाषा में, किसी भी कसौटी पर उसको कस लीजिए, वो सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि चीन को जो शी जिनपिंग के लिए हल्ला मचा रहे थे खैराती, उसका जवाब अमेरिका ने दिया है। और मनीष जी मैं दर्शकों को जरा पढ़कर सुना दूं वो खबर, कि वो खबर क्या है। उसके बाद सारे जरा भाषा सुनिए उसकी, जो जिस भाषा में अमेरिका ने शी जिनपिंग को समझाया है, वो मनीष जी गजब की है। पहले तो है कि वहां की जो कल बाइडेन के वहां से रवाना से होने पहले जो व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां के प्रशासन ने, व्हाइट हाउस के एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसमें व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने अपनी दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
कि हम इस वर्ष G20 के नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हैं और हम यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इस वर्ष भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन सफल रहा। ये तो कहा उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने। और मनीष जी उसके बाद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि अब चीन को तय करना है कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में वो किस तरह की भूमिका निभाना चाहता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर बीजिंग इसमें आना चाहता है और बिगाड़ने वाले की भूमिका निभाना चाहता है तो यह विकल्प भी उसके लिए उपलब्ध है। ये फिर बाद में नाम भी बताया कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस में G20 शिखर सम्मेलन पर भारत चीन सीमा तनाव के प्रभाव को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जहां तक भारत और चीन के बीच तनाव का G20 शिखर सम्मेलन को प्रभावित करने का सवाल है तो यह वास्तव में चीन पर निर्भर है। अगर चीन इसमें आना चाहता है और बिगाड़ने वाले की भूमिका निभाना चाहता है तो निश्चित रूप से उसके लिए यह विकल्प उपलब्ध है कि आओ तुम ये भी करके देख लो। ये भाषा बस उन्होंने यही नहीं कहा कि आओ तुम ये भी करके, ये कहा कि तुम्हारे लिए विकल्प खुला है, आओ तुम ये भी करके देख लो। बस उन्होंने यही नहीं कहा कि आओ तुम ये भी करके देख लो। ये ओपन चैलेंज है कि आओ तुम्हारे लिए विकल्प खुला है। तो इससे बड़ा अमेरिका भारत के पक्ष में ये भाषा बोल रहा है और G20 के माहौल में बोल रहा है जहां पूरी दुनिया इकट्ठी है। और आप मनीष जी जानते हैं कि एक एक शब्द मायने रखता है। जो अमेरिका का NSA अमेरिका के प्रेसिडेंट के भारत यात्रा से पहले बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बात कह रहा है, खासकर भारत और चीन के संबंध में कह रहा है। ये इन खैरातियों की तरह नहीं है, ये जैसे महागठबंधन एक चल रहा है कि चाहे जो मुंह में आओ बको, वो जो मुंह में आए नहीं बकता। एक एक सेंटेंस का मायने होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं। तो इससे ज्यादा खुलकर भारत की पक्षधरता और भारत के पक्ष में सीधे सीधे जैसे कहना है कि अगर सामान्य भाषा में कहूं तो भारत के पक्ष में अमेरिका ने ताल ठोक दी कि आओ खुला ये भी करके देख लो तुम कितनी। हाँ, तो वो जो शी जिनपिंग ने शो बनाने की कोशिश की थी कि नहीं मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, तो उसने वो एक तरह से नंगा किया है अमेरिका ने कि आना तुम आगे ये करना, जो तुम विद्वान ना आके करना चाह रहे हो, तुम जरा आके भी करके देख लो, तुम्हारे लिए खुला है। तो मेरे ख्याल से अब मैं जो बहुत सामान्य आदमी हूँ, मेरे लिए G20 से जुड़ा सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम तो अब बाइडेन के भारत आने से पहले घट चुका, वो घट गया। और उसके बाद अगर बाइडेन यहाँ आए और नरेंद्र मोदी उनको इस तरह का VVIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो किसी आपने बिल्कुल सही इंगित किया कि किसी राष्ट्राध्यक्ष को वो अपने घर में लेकर नहीं जाते, प्रधानमंत्री आवास में लेकर नहीं जाते, लेकिन बाइडेन को ये सम्मान वो दे रहे हैं। और ये है तो वो उनको देना चाहिए, ये उनको देना चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनीष जी इस तरह की भाषा जैसी बाइडेन ने अमेरिका से रवाना होने से पहले अमेरिका की तरफ से बुलवाई, ये बोली नहीं जाती, ये कभी बोली नहीं जाती। इसका मतलब एक तरह से सीमा के पार जाके अमेरिका ने भारत का पक्ष लिया है। तो बिल्कुल उसकी जय जयकार होना चाहिए, उसका भव्य स्वागत होना चाहिए। और वो जो खैराती जिसकी छाती फटी जा रही है, अभी उसके ऊपर हम लोग आएंगे कि सोने चांदी को नहीं, हीरे मोती के बर्तन में कराना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस देश को इतना समृद्ध और शक्तिशाली कर दिया कि हम सोने चांदी के बर्तन में 1000 लोगों को भोजन करवा सकते हैं। तो बाइडेन वास्तव में एक विशेष स्वागत के पात्र है और हम लोगों को भी कम से कम ट्विटर पर बाइडेन को बधाई देनी चाहिए। ये मेरा कहना है कि हाँ, उनको लगे कि हाँ भारत उनका स्वागत कर रहा है। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने जो हिंदुत्व, सनातन, भारत की गौरव गाथा की, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, कहां उन्होंने आग लगाई है? वो भी मनीष जी जो बात मैंने अभी सुनक के लिए कही, सुनक चाहते थे बात ना भी कहते तो कोई उनसे पूछने तो जा नहीं रहा था, ना ही कोई उनके मुंह में कैमरा घुसेड़े दे रहे थे। अब ये मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अब कह दे रहा हूँ। चलिए कुछ चीजें छूट ले लेनी चाहिए कि मनीष जी ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है कि इंग्लैंड का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यहाँ आ रहा है, G20 ऐसे वैश्विक सम्मेलन में आ रहा है, वैश्विक मंच पर आ रहा है और वो आके बयान दे रहा है हिंदुत्व के बारे में। तो मनीष जी ये किसी कूटनीति, किसी रणनीति का परिणाम है। और ये जो आपने पूछा तो वो आते ही इंग्लैंड से सबसे पहले उसने इन सनातन विरोधियों को उठा के पटका, जैसे कोई झटका नहीं दिया, इनको उठा के पटक दिया सर के बल। इन लोगों को कोई जवाब
नहीं सूझ रहा, बिल्कुल जैसे निरुत्तर, और पूरी दुनिया को भारत की धरती से दिल्ली की राजधानी दिल्ली से संदेश दिया सुनक ने कि मैं सनातनी हूं और सनातन धर्म क्या है। तो ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है, या मैं इसको बड़ा सुनक का सनातन के प्रति लगाव का परिणाम नहीं मान रहा हूं। इसके पीछे एक बड़ी मेहनत है, उसको बहुत ज्यादा खुलकर मत जाइए, जो दर्शक है वो समझ जाएंगे कि इंडिकेट वो मैं थोड़ा एक कर रहा हूं सर। प्राइम मिनिस्टर सुनक ने कहा है मोदी जी, ऐसा उन्होंने हाँ, इस्तेमाल किया। देखिए हम आमतौर पर सीधे लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने कहा मोदी जी का विशेष स्नेह मुझ पर रहा है और वो हमें वो चाहते रहे हैं कि मैं एक बेहतर साबित हो पाऊं। तो इसी लिहाज से ये उनका जो ऑफिशियल बाइट है, उसी लिहाज से मैं ये चाहता हूं कि भारत G20 का सफल आयोजक बन दुनिया में अपने आप को साबित करे। और चूंकि ये मेरा मातृ देश है और मेरा ससुराल है, मेरी शादी यहां हुई है, उन्होंने ये भी कहा, मुझे जानकारी नहीं थी इस बात की, उन्होंने कहा शादी के तुरंत बाद हम दिल्ली घूमा करते थे। तो उन चीजों को एक तरह से जोड़ा है। और यदि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहा है तो निश्चित रूप से दुनिया के लिए भी मैसेज है। और यहां जो सनातन विरोध का जो जहर खैराती और ये जिहादी वोट के चक्कर में लोग करते हैं, संदेश उसके लिए भी है। भाई का वो आते, मतलब ये बड़ा सामान्य घटनाक्रम नहीं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आ रहा है तो वो कुछ और बातें होती है, राजनीतिक बातें होती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात होती है कि जो मुद्दे हैं जीवन, उसको छोड़कर उन्होंने पहला बयान ये दिया है। तो इसके बहुत गहरे संदेश है कि नरेंद्र मोदी का प्रभाव और कैसा उनकी कूटनीति कहाँ कहाँ किस तरह से काम कर रही, काम नहीं कर रही, कमाल कर रही है। ये कमाल बनी जी। और एक और बात, मैं इसे G20 से ही संबंध नहीं बल्कि मैं अलग से कहूंगा कि जो देश का अमृतकाल और 15 अगस्त से जो नरेंद्र मोदी ने सन 47 तक 25 वर्ष का ये अमृतकाल कहा है, अमृतकाल का पहला वर्ष था। तो वास्तव में इसमें पहले ही वर्ष में जो उपलब्धियां सामने आ रही हैं, तो ये जो मैंने अभी कमाल शब्द का इस्तेमाल किया, ये आने वाले 25 सालों में क्या कमाल करेगा ये आदमी जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसकी कल्पना करिए मनीष जी जरा, आपके इस पहले अमृतकाल के पहले वर्ष में चंद्रयान, सूर्ययान, ये तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं, ये एक तकनीकी रूप से वैज्ञानिक उपलब्धि है। दूसरे कल मैंने बात की थी, इतना भव्य स्तर पर G20 आज तक नहीं हुआ, जबकि इसके आयोजक मेजबान जो है अमेरिका भी रहा है। अमेरिका तो 2 बार रहा है, ब्रिटेन रहा है, कनाडा रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है, चीन भी रहा है, वो शी जिनपिंग भी रहा है। लेकिन इतनी भव्यता के साथ तो हुआ नहीं, सब पूरी दुनिया चकाचौंध है। तो ये दिखा रहा, और जो अभी मैंने जिक्र किया कि भारत के इतिहास में जब हमको खोपड़ी पे हम दावा करते थे कि हम रूस की खोपड़ी पे बैठे हुए हैं, लेकिन रूस हमको अपने कंधे पे भी नहीं बैठाता था, गुलाम की तरह रखता था। उस दौर में भी रूस ने भी कभी हमारे लिए इस तरह की भाषा नहीं बोली हमारे शत्रुओं से। बिल्कुल, बहुत जैसी महत्वपूर्ण भाषा, बात है। जैसी कल अमेरिका ने बोल दी चीन के लिए कि तुम एकदम अगर ये सही। करना, कि अगर तुम्हें करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए खुला विकल्प। तो सीधे सीधे चुनौती थी, और भारत के लिए अमेरिका की भाषा बोल रहा था, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अमृत काल के अंदर मैंने कहा ना कि पहले साल में ही ये कमाल आपको दिखने लगे हैं, तो आने वाले 25 साल में क्या कमाल करेगा नरेंद्र मोदी नाम का आदमी, ये जरा कल्पना करिए तो मन जो है बाग बाग हो जाता है। बाग बाग हो जाता है। और सर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, चूंकि कहते हैं, मेरा मानना है कि 24 घंटे वो नेशन के लिए, भारत के लिए सोचते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। इसीलिए उनका कोई भी एक्शन, इसीलिए मेरी नजर, चूंकि मैं डिबेट कहीं देख नहीं रहा, मेरी नजर में सर, आप क्या उसी रूप में समझ रहे हैं इस चीज को जो मैं इंडिकेट कर रहा? लंका को नहीं बुलाना, पाकिस्तान को नहीं बुलाना, खास करके नेपाल को नहीं बुलाना, और उसमें बांग्लादेश को बुलाना और मॉरिशस को बुलाना। हिंद महासागर का छोटा सा हिंदुस्तान, एक छोटे से देश को, और बांग्लादेश को। नेपाल के साथ हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है, लेकिन जिस तरह से चिरकुटाई नेपाल बीच बीच में चीनी सिक्के के बल पे के कारण करता है, ये कभी कभी उसे औकात अपने भाई को भी बताना पड़ता है यदि वो भटक रहा होता है। श्रीलंका के बिगड़े हालात को प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में बताने की कोशिश की गई, बर्बाद भिखमंगे की कगार पे था, तब आर्थिक मदद की गई। लेकिन वो जो एक खनखनाट चीनी सिक्के पर जो कूदता है, तो आज अपमान तो लंका भी झेल रहा होगा कि सबको बुलाया गया, पाकिस्तान भी, इच्छा तो उसकी भी रही होगी कि जरा हम भी आए, हम, क्योंकि भुखमरी है, कम से कम सर आटा रोटी वोटी तो यहाँ पे मिल ही जाता पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उसके डेलीगेशन को।
देखिए मनीष जी, पाकिस्तान और लंका ये दो देश जो हैं ये अपमान से परे हो चुके हैं। ये अपमान जैसा शब्द इनके लिए नहीं है। उस पर ये विचार भी नहीं करते कि अपमान हो गया क्या हो गया। ये उससे बहुत आगे जा चुके हैं, अपमान से भी बहुत आगे जा चुके हैं। इनकी स्थिति तो ये हो गई है, खासकर मैं पाकिस्तान के लिए कहूंगा कि जैसे कहीं बड़े पार्क में कोई भव्य शादी समारोह हो रहा होता है तो दो देता है पार्क, उस पार्क में मैदान में कि देखो कोई जानवर ना घुस न पाए। तो पाकिस्तान की स्थिति तो वो है कि कोई जानवर ना घुस न पाए, तो ऐसे किसी आयोजन में पाकिस्तान ना आने पाए इसके लिए अलग से प्रबंध किया जाता है। वो इस हैसियत में नहीं रह गया। मैंने कल भी गिनाया था कि आतंकवाद में टॉप 10 पे पूरी दुनिया में, भुखमरी में सबसे टॉप 10 पे, कर्जा जिससे सबसे ज्यादा चढ़ा उसमें टॉप 10 पे। तो हर बात वो पीछे से टॉप 10 पे, जिसमें जो बदनामी वाले काम में सब में वो शीर्ष पर है। और दूसरा पूरी तरह से बिका हुआ है चीन के हाथों। और मनीष जी फिर आनंद आएगा लोगों को कि पाकिस्तान से तो अमेरिका को विशेष चिढ़ है मनीष जी, और उसका कारण है। और वो मैं सामान्य तो उससे उदाहरण देके बता दूं तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा कि किसी पैसे वाले किसी बाहुबली की जो रखेल होती है, और वो रखेल जब किसी दूसरे बाहुबली के पास चली जाती है उसको छोड़ के, तो दर्द बहुत गहरा होता है। वो बहुत गहरा होता है। तो पाकिस्तान 60-70 साल तो पाकिस्तान अमेरिका की रखेल बनी रही कि जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, और एकदम से चिटक के उसके दुश्मन के पास आजकल वो चीन की रखेल बनी हुई है। तो फिर अमेरिका की कसक कुछ और भी है, केवल राजनीतिक कूटनीति नहीं कि 60-70 साल तो इसने हमको लूट लिया, अरबों खरबों डॉलर हमने इसको दिया, और जब आया तो ये जाके चीन के साथ बैठ गया। तो पाकिस्तान तो कायदे से खारिज हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है। जैसे बैंक वाले ने कि बैंक का वो राइट ऑफ कर देता है, तो अब ये कहीं दुनिया की गिनती में नहीं है। और श्रीलंका अभी भी चीन के लोभ में फंसा हुआ है। जो गंभीर बात है कि वो एक तरह से चीन की जो सामरिक रणनीति है, सामरिक विस्तार जो अपना कर रहा है अपनी सीमाओं से बाहर जाकर, उसमें श्रीलंका उसका हथियार बन गया। भले वो भुखमरी बन गया हो या आर्थिक मजबूरियां उसकी, जो पहले वो एक तरह से गिरवी रखा जा चुका है पूरा चीन के हाथों, लेकिन वो इन सब बातों से दुनिया को मतलब नहीं है। दुनिया जो है चीन को एक बड़ा खतरा देखती है और श्रीलंका को उसी कैटेगरी में गिन रही है। नेपाल जो है तो नेपाल के लिए क्या है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो बेकार में तबाह बर्बाद हुआ जा रहा है चीन के चक्कर में। आपको ध्यान होगा दर्शकों को कि भी साल भर पहले उसने हमारी जमीन पे दावा ठोक दिया था। और जब नक्शा उससे पेश पूछा किया। तो नहीं नक्शा पेश कहाँ किया था मनीष जी। जब उससे नक्शा मांगा गया तो नक्शा ढूंढने गया था, कहने हम नक्शा ढूंढवा रहे हैं, मतलब नक्शा मिला नहीं। उससे पहले उसने दावा ठोक दिया था। तो नेपाल का दुर्भाग्य है क्योंकि मैं नेपाली मेरे मित्र भी है, नेपाल में 2-4 बार घूमने गया हूँ ठीक ठाक। तो इतनी अपने बहुत सारे खूबसूरत, व्यूअर्स नेपाली हैं। भाई मैं इतना इतना प्राकृतिक भौगोलिक रूप से इतना खूबसूरत देश, और भारत के साथ इतनी हजारों साल पुरानी समझिए एक तरह से सांस्कृतिक जड़ी 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 बिल्कुल, हमारा तो यदि किसी देश जुड़ी के साथ बेटी रोटी का रिश्ता है तो वो नेपाल है। जड़ें जुड़ी हुई है। भाई माता सीता की जन्मभूमि है एक तरह से बिल्कुल। नेपाल। और वो वहां पे वो जब से वामपंथी आए हैं मनी जी पिछले 30-35 साल से, और वो एक अलग कहानी है, एक बार शायद मैंने बताई नहीं तो एक बार फिर करूंगा कि वो भी इसी राजीव गांधी और सोनिया गांधी का कुकर्म है, किस तरह से वहां पर जहर बोया गया। तो उसका नतीजा है। तो मगर उसका उसका भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है कि नेपाल नाराज हो गया, नेपाल खुश हो गया। नेपाल खुश रहेगा तो अच्छी बात है, अन्यथा भारत के लिए नॉन एंटिटी जिसे कहना चाहिए वो है, पड़ोस में बसा हुआ है। तो मेन है पाकिस्तान और श्रीलंका। तो उनका कारण मैंने बता दिया कि पाकिस्तान तो खैर सब कुछ वो है ही है, उसके लिए तो 4 आदमी लगा रखे कि घुसने ना पाए। और श्रीलंका जो है वो चीन का हथियार बना हुआ है, तो वो उसको उसकी मजबूरी है क्या, ये तो वो वही के लोग जानते होंगे। बाकी हम लोगों ने देखा कि जो हालात पाकिस्तान के वही हालात श्रीलंका में हुए थे, और भारत की मदद से ही संभला था उबर वो पाया है। भारत। और एक और मनीष जी बता दूं इसमें कांग्रेसियों को जरा कुकर में समझ लें कि आज अगर श्रीलंका ने आज उंगली नहीं पकड़ी चीन की, श्रीलंका ने चीन की उंगली बहुत पहले पकड़ ली थी। वहां अंदर बंदरगाह सब बन चुके। ये जहर बोया किसने भारत और श्रीलंका के बीच में, उसका भी पूरा जिम्मेदार इसी राहुल गांधी की दादी और इसी राहुल गांधी का बाप राजीव गांधी, उनके किए हुए कुकर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं।
कितने लोगों को मनीष जी मालूम है कि जिस प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या करवाई, जैसा कहा जाता है, हालांकि प्रियंका गांधी को विश्वास आज भी नहीं है, उस प्रभाकरण को इसी हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार ने ट्रेनिंग दिलवाई थी कि तुम जाके श्रीलंका में उपद्रव करो। ये बाकायदे दस्तावेजी तथ्य है, बाद में एजेंसियों सब खुले। बाद में उसको यहां से तैयार करके भेजा, बाद में उसको मारने के लिए यहां से सेना भेज दी गई, जो भारतीय शांति फौज शांति सेना भेजी गई थी। तो जाहिर सी बात है कि वो ये सारा नाटक जब उजागर हुआ, पूरी दुनिया में खुला, तो श्रीलंका को भी समझ में आया कि भारत हमारे साथ कैसा खूनी खेल खेल रहा था कि हमारे यहाँ आतंकवादी पहले भेज दिए, उसके बाद इनको मार दो, और किस तरह का उन्होंने भी अपने 2-2, 3-3 राष्ट्रपति खोए मनीष जी उस सिंगल प्रभाकरण के आतंकवाद में। तो भारत के प्रति जो एक अलगाव या घृणा का भाव समझिए श्रीलंका में आया, तो उसका दोषी तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी है। तो उसका परिणाम आज हम भोग रहे, उसने चीन की उंगली पकड़ ली। तो ये कांग्रेसी जो दुहाई देते, पहले अपने पुराने पापों को देखे उसको। तो ये 2 कारण है। तो मनीष जी, मैंने कहा था पाकिस्तान तो कोई मतलब नहीं है, श्रीलंका जरूर पड़ोस में है और वो समुद्री सीमा उससे जुड़ी हुई है, तो वहां पे अड्डे क्योंकि चीन बना रहा है तो एक खतरा है। बाकी नेपाल कोई बात नहीं, क्योंकि नेपाल में के साथ एक कहावत है जो घरों में इस्तेमाल होती है, लाठी मारे पानी नहीं फटता। तो नेपाल तो हमेशा भारतीय रहा और रहेगा। और इन दोनों देशों को उसको सबक और संदेश दिया है नरेंद्र मोदी ने कि तुमको बुला सकते थे लेकिन तुमको नहीं बुलाएंगे। ये मुझे भी यही लग रहा है कि खास करके बांग्लादेश को बुला करके और मॉरिशस को बुला करके इन दोनों देशों को बहुत बड़ा संदेश प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि उनके हर चीज से एक बड़ा संदेश जरूर से देते हैं। अब देखिए हम लोग खैरातियों पे आए, उससे पहले देखिए कि एक हमारे एनआरआई साथी हैं कनाडा से, वो लिख रहे हैं कि नमस्कार मनीष सर, I live in Canada and requested my father to avoid Kharati media and watch your show daily to get real updates about Bharat. Regard to Satish sir. बहुत बहुत आभार आपका इसी ढंग से जुड़े रहने के। मुझे लगता है कि शायद ये कनाडा में रहते हैं और इनके पापा शायद इंडिया में रहते हैं, तो इन्होंने इसी रूप में संदेश देने की कोशिश की है। जरूर बहुत बड़े पैमाने पे जुड़े, और इस लिहाज से इस बात का है कि आप फैक्ट को बहुत गहराई से समझ सकें और परसेप्शन को हम लोग काट सकें, प्रयास यही है। दिवाकर जी कह रहे हैं कि समय सामने रखता है, इधर अब तक का सबसे बड़ा G20 इवेंट होस्ट कर रहा है भारत, और उधर पप्पू पगला हमेशा की तरह विदेश जाके भारत के खिलाफ दुर्गंध फैला रहा है। तो हम इस पे आएंगे दिवाकर जी, चूंकि इनका पुराना कमेंट्स था। सर कुछ चीजें जो है ना, अभी हम लेख जरा सा देखें कि कैसे झूठ और फरेब फैलाया जा रहा है। जरा मैं देख करके देखिए, जब भारत की दुनिया में अशोक श्रीवास्तव ने साझा किया है इन लोगों के ट्वीट को, ये 2 BHK वाली है, ये शशि थरूर है, और इन सब ने एक ही फोटो का झूठ क्या फैलाया है। ये कल मैं दिल्ली जब गया था, ये तस्वीरें लगी हुई थी। अब इसमें फोटोशॉप क्या किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बड़ी करके, मतलब कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का अपमान कर रहे हैं, अपनी तस्वीर इतनी बड़ी लगा दी और सबको बौना कर दिया। ये फोटोशॉप है और ये साफ दिख रहा है। क्या इन सो कॉल्ड पत्रकारों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये फोटोशॉप कर रहे हैं? ये भारत को बदनाम करने का ये कौन सा षड्यंत्र है? और ऐसे समय में जब दुनिया में भारत का गौरव गाथा गाया जा रहा है, मैं देख रहा हूं कि इन खैरातियों ने एक नया खेल किया है। इन खैरातियों ने नया खेल ये किया है कि इनने, आपको देखा हो कि पांडे जो है वो, और ये सब के सब की एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि ब्रिटिश भारत जो है प्रधानमंत्री ने अपनी तस्वीर बड़ी कर ली है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि विदेशियों के लिए ये जो मेहमान हैं उनके खाने पीने के लिए तो चांदी की व्यवस्था की गई है, चांदी के प्लेट की। और जरा पांडे को यदि आप सुनेंगे तो बड़ा शर्मसार होगा कि किस स्तर तक ये देश को बदनाम। कई लोग कहते हैं कि इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, मगर मुझे लगता है जब तक ये अरेस्ट होकर के जेल नहीं जाएगा तब तक इसकी चर्चा किए जाने की जरूरत है। जरा इसको सुन लीजिएगा। ये वो डेलीगेट हैं जो खुद अपने घर में उसी बर्तन में खाते हैं जिसमें भारत का आम मिडिल क्लास खाता है। बल्कि अगर वो यूरोप और अमेरिका से आ रहा है तो निश्चित है कि अपना बर्तन भी खुद धोता होगा, क्योंकि उसके घरों में बर्तन धोने के लिए सहायक या सहायिका नहीं होती, केवल मशीन होती है। ऐसे डेलीगेट को आप सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाकर
क्या दिखाना चाहते हैं? क्या इन देशों के डेलीगेट को किसी देश की सच्चाई नहीं मालूम? कहा जा रहा है कि भारत अपनी अध्यक्षता में G20 जन भागीदारी का रूप दे रहा है। सोने चांदी के बर्तन में खाना परोसकर आप जन भागीदारी तय कर रहे हैं या इस सम्मेलन को सामंती और राजशाही के दौर में ले जा रहे हैं? आज अब देखिए इसकी टिप्पणी और आपने जो लिखा कहा तो ये भी जा रहा है कि हाय हल्ला यहाँ के मीडिया के कैसे कैसे कुकर्मी बदजात ठेकेदार हैं जो देश की सभ्यता संस्कृति और सरकार या प्रधानमंत्री के खिलाफ हो रहे आवारा कुत्तों की तरह गुर्राते हैं, लेकिन पास्को सरीखे घृणित अपराध में फंसे अपने भाई की नेतागिरी कराते हैं, इसको बेचते हैं। अब ये आपने कुछ शायद लगाया है, अच्छा वो पुराना वो लगाया आरोपी रवीश पांडे का भाई, तो क्या अपराध सिद्ध होने तक की खबर भी नहीं चलाओगे? ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इस पे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। ये सतीश जी ने इसलिए डाला है कि समझिए जिसका भाई पास्को में गैंग रेप का आरोपी हो और बिहार प्रदेश का में कांग्रेस में घुसाने के लिए अपना एजेंडा यहाँ चलाता हो, वो सब क्या खेल खेल रहा। सर हमारे यहाँ तो परंपरा दुनिया में है कि आप भले किसी कुछ भी खा रहे हो, लेकिन ये तो सामान्य बात है कि जब गेस्ट आता है तो विशेष पकवान बनता है। हम जिस थाली में रेगुलर खाते हैं, आमतौर पे जब गेस्ट आते हैं तो हम डाइनिंग टेबल उस रूप में सजाते हैं, पारंपरिक रूप से हम घर में नीचे बैठ करके खा लिए कैसे, लेकिन जब गेस्ट आते हैं तो हम कोई ऐसा बर्तन जो हमने रखा हुआ होता है कि खास मेहमान आएंगे। ये सामान्य तक की सामान्य लोअर मिडिल फैमिली से लेकर के हायर मिडिल फैमिली में सामान्य चीज है। इस ढंग से देश को अपमानित करने का ये षड्यंत्र निश्चित रूप से किसी फंडेड एजेंडा का हिस्सा होगा। ये घृणा मनीष जी दर्शकों को याद दिला दूं कि जो कहा था वही हुआ, जो कहा था वही हुआ। इसके ऊपर अभी आता हूं बाद में। मनीष जी इसके लिए मैंने लगातार कह रहा हूं, कल भी कहा था, शायद कल या परसों कहा था कि ये राहुल गांधी के दौरे के लिए, जब राहुल गांधी बात कि राहुल गांधी यूरोप गया तो मैंने कहा था इसीलिए 2 महीना पहले से रवीश कुमार विदेश में टहल रहा है और वो केवल भारत विरोधी जहर बो रहा है जिसकी फसल काटने ये राहुल गांधी जाएगा। और मनीष जी इसने जो बिल्कुल इसके दोनों के कनेक्शन खुलकर सामने आ गए कि भारत विरोधी, इसकी राहुल गांधी की भारत विरोधी, देश विरोधी, भारतीयता विरोधी, भारतीय संस्कृति विरोधी इसकी जो राक्षसी राजनीति है उसका दलाल बनके वो 2 महीने पहले निकला था, अभी तक भारत नहीं लौटा है शायद वो। मनीष जी राहुल गांधी ने पहली जो भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बेल्जियम के ब्रसेल्स में की है। और जरा दर्शकों को याद करिए, ये अभी 10-12 दिन पहले ये रवीश कुमार वही बेल्जियम में मंडरा रहा था। इसने अच्छा खासा समय बेल्जियम में गुजारा। इसका बेल्जियम में क्या लेना देना था मनीष जी? इसने पहले पाखंड किया कि मैं तो, मेरी पिक्चर का जो है प्रीमियर होने जा रहा है लंदन में, ये लंदन में मंडराया, लंदन से फिर ये फ्रांस गया, फ्रांस से फिर उड़ा तो सीधे अमेरिका चला गया, अमेरिका से आया तो ये बेल्जियम चला गया। तो ये एक ताना बाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्शक समझ ले कि ये खाली हिंदुस्तान की राजनीति का मामला नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय ताकतें कैसा एक जाल बुन रही है, क्योंकि वहां रवीश कुमार का कोई ससुर नहीं बैठा फ्रांस में या बेल्जियम में या ब्रिटेन में जो इसके लिए वहां खाने पीने इसका भोज कर रहा होगा कि अब मेरा दामाद आया है। वहां पे भारत विरोधी ताकतें बैठी हैं, जोर जार शोरों से थैली लेके एक आदमी बैठा है। तो ये वहां पर राहुल गांधी के दलाल की तरह ये वहां पर बिछावन बिछाने गया था ताकि इसको कोई असुविधा भारत के खिलाफ जहर उगलने में ना हो। ये इसके लिए मैटर भी तैयार कर रहा है और वहां पे जमीन भी तैयार कर रहा है। और ये रंगे हाथ पकड़ा गया मनीष जी कि इसका जब ब्रिटेन में एक पिक्चर का प्रीमियर किसी का होता है 2 दिन 3 दिन होता है, बहुत ज्यादा जश्न शराब कबाब में अगर नशे में डूब गया होगा तो 1 हफ्ता, ये 2 महीने से पड़ा हुआ है वहां पे। और इसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बेल्जियम में की और आज ये जिस तरह से राहुल गांधी बोला वो तो अभी दिखाएंगे मनीष जी, लेकिन इसके ऊपर इस खैराती के ऊपर आ जाए तो जरा इसको याद दिला दे। लोग कहते हैं ये भी वही भाषा, जरा करेक्शन, ये जैसे राहुल गांधी लद्दाख में कह रहा था कि लोग कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि कहा ये जा रहा। अब इसने बताया कहा ये जा रहा है। अरे रवीश कुमार कहा तो ये भी जा रहा है कि तुम्हारा बलात्कारी भाई जिसको तुम बचाने के लिए 7 महीने तक तुमने एनडीटीवी के एडिटर की कुर्सी पर बैठने के बावजूद एक लाइन की खबर नहीं दिखाई कि तुम्हारा भाई एक दलित लड़की, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, देह व्यापार, यौन शोषण के कुकर्म में एफआईआर उस लड़की ने, उसके पिता ने दर्ज कराई है और तुम्हारा भाई हत्यारे, बलात्कारी, चोर, डकैत की तरह 7 महीने तक फरार रहा।
लेकिन तुमने एनडीटीवी पर एक लाइन की खबर नहीं चलाई थी। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि कैसे कैसे बज्जात और कैसे कैसे हरामखोर बेईमान लोग हिंदुस्तान की मीडिया में अपनी शक्ल दिखाते हैं, उनको शर्म क्यों नहीं आती। कहा यह भी जा रहा है रवीश कुमार, और अभी नहीं पूरी दुनिया में कहा जा रहा है, देश में तो कहा ही जा रहा है, दुनिया में भी कहा जा रहा है। तो पहले तुम ये सफाई दो कि ये क्यों कहा जा रहा है तुमने 7 महीने तक उस बलात्कारी कुकर्मी और कांग्रेस का नेता, सबसे खास बात ये कांग्रेस का दलाल है रवीश कुमार, ये भी समझिए कि इसके भाई का रिश्ता छोड़ दीजिए मनीष जी। एक कांग्रेस का नेता जो प्रदेश उपाध्यक्ष था वो 7 महीने तक बलात्कार में पास्को एक्ट में नामजद होने के बाद शातिर अपराधियों की तरह फरारी काटता रहा, जैसे गुंडे बदमाश गिरहकर चोर लुटेरे बलात्कारी फरारी काटते हैं उस तरह से फरारी काटता रहा। और इस रवीश कुमार ने उस जो बड़ा भाई ठेकेदार था इंडिया एनडीटीवी, उस एनडीटीवी में एडिटर बन के बैठा रहा और 7 महीने तक इसने एनडीटीवी पर एक लाइन की खबर नहीं चलने दी। तो ये पहले तो अपने आप को बताओ कि तुम्हारे बारे में क्या कहा जा रहा है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत की सरकार और पूरा भारत देश अगर अपने यहाँ विदेशी मेहमानों को सोने चांदी के बर्तन में भोजन करा रहा है तो कुत्ते जो है, भिखारी जो है, जिस भिखारी को नहीं मिलता खाने को वो गाली बकता है, बिल्कुल बकता है। तुम भी उन्हीं भिखारियों में से हो जिनको 2014 तक कांग्रेस टुकड़े फेंकती थी, तुम्हारा पेट भरा रहता था, तुम जाके अपने मालिक के साथ देश के राष्ट्रपति भवन में कमर मटकाते थे। जरा शर्म नहीं आई कि उस कांग्रेसियों को, जिन कांग्रेसियों ने एनडीटीवी को राष्ट्रपति भवन में कमर मटकाने का मौका दिया, राष्ट्रपति भवन नहीं, उन्होंने उसको मैरिज हॉल बना दिया था। शर्म आनी चाहिए मनमोहन सिंह को, शर्म आनी चाहिए सोनिया गांधी को, शर्म आनी चाहिए इस राहुल गांधी को जो जाकर जहर उगल रहा है, और चुल्लू भर पानी में तुमको डूब मरना चाहिए था कि हमारा संस्थान, वो जो देश की सबसे बड़ी शक्तिपीठ है, वहां पर हमारा संस्थान वहां नाच गाना करवा रहा है, एनडीटीवी का एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो वो राष्ट्रपति भवन को तुम लोगों ने मैरिज हॉल बना दिया था, धर्मशाला बना दिया था या कैबरे हाउस बना दिया था। तो शर्म तो तुमको आनी चाहिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि तुम लोग पत्रकार के भेष में दलाल थे। तो ये भारत जो है वहां पे सोने चांदी के बर्तन में खाना क्यों खिला रहा है? बिल्कुल खिलाएगा, और भी नहीं, अभी रुक जाओ जरा, और 2024 पार हो जाने तो अगली बार जो भारत कराएगा तो हीरे मोती के बर्तन में कराएगा, लेकिन हाँ तुम जैसे भिखारियों को नहीं देगा, और तुम्हारे जैसे भिखारी बाहर खड़े होकर गाली बकेंगे, क्योंकि 2014 से तुमको अल्युमिनियम के बर्तन भी नरेंद्र मोदी नहीं दे रहा, और वो देगा भी नहीं अगली बार। और अभी 2024 के बाद तुमको पत्ता भी नहीं देगा, जैसे पत्ते में चाट बिकती है सड़क पे, पत्ता भी तुमको नहीं मिलेगा, तो परेशान मत हो। और तुम इसी तरह से तिलमिलाओ। हर भारतवासी को गर्व है कि हमारे यहाँ अगर पूरी दुनिया के ताकतवर और शक्तिशाली सम्मानित मेहमान आए हैं तो उनका हम भरपूर स्वागत सम्मान कर रहे हैं। और आज तो मनीष जी इसको ये लगी असल में कि जो इसके पिता, वो जो आका है चीन का शी जिनपिंग को, मैंने शुरुआत में बताया कि अमेरिका ने उसको उसकी औकात बता दी, और वो जैक सुलिवान ने जो कहा है उसके बाद से कोई चीनी जवाब आया नहीं है पलट के। 24 घंटे को 48 घंटे होने जा रहे हैं उस बयान के। तो आग तो इनको ये लगी हुई, तो अब ये उन लोगों को भारत सम्मानित कर रहा है, तो आग इसको ये लगी, ये शी जिनपिंग क्या नंबर बढ़ा रहा है आपने कि देखो मैंने इस तरह बात कर दी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं। हाँ तुम्हारे यहाँ जो 10 लाख 15 लाख तुमको देखते हैं, तो वो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता पहनने वाले इस देश में 20-22 करोड़ है, उनमें से उसमें भी तुमको कायदे से 1% तुमको लिफ्ट देते हैं, पाकिस्तान के इशारे देते हैं, चीन के इशारे देते हैं, या भारत से जलन के इशारे देते हैं, या अपने उन बाप दादों की याददाश्त उनकी याद में देते हैं जो पाकिस्तान जाके बस गए थे, तो उनके लिए तुम मस्त हो रहो, उनको तुम उनके लिए रकम खाते रहो। तो ऐसे दलाल गद्दार राजा दाहिर के समय से इस देश में थे और आज भी हैं और रहेंगे। बिल्कुल सर, और सबसे दुखद बात ये है, और सबसे कि ये तो जैसे ये जेम्स राय का चैनल छोड़ा खलियर हुआ, तो जेम्स राय के चैनल में अभी जो काम करने वाले हैं उन सबको जलील किया कि मैं ही ईमानदार था, बाकी लोग रह गए तो पता नहीं किसके दलाली पे रह रहे होंगे। आज इसने एक और इसी ढंग से इन लोगों ने मजाक उड़ाया कि G20 के कारण गोदी मीडिया जो है वो मोदी मय में हो गई है, ऐसा क्या हो गया है। तो इसने तमाम वर्तमान समय में जो मोदी विरोध में इस खैराती को अपना बाप मानते हैं उस सबको जलील कर दिया है। मतलब पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया को कह दिया है कि G20 में पूरी गोदी मीडिया मोदी भजन गा रही है। तो मतलब कि इस कदर जलन हो रही है इन लोगों को, इसी से लग रहा है कि भारत की उपलब्धि क्या कुछ है। लेकिन सर जिस तरह से ये सब चीजें हो रही है, और ठीक चर्चा तो वैसे हो चुकी है, लेकिन हम लोग
जरा उस 13 बार लॉन्चिंग वाले को जरा सुन लें कि जब भारत का ऐसा कुछ हो रहा है तो ये चीन में ये बेल्जियम में क्या कर रहा है। I've been saying in all my meetings that it is pretty clear that China is proposing a particular view, a particular vision of the planet, and they are putting on the table the idea of the Belt and Road. And one of the reasons they are able to do that is because they have become a center of global production. And this is something I told the people yesterday in the External Affairs office. But I don't see an alternative vision coming from our side. वो फिर से सुनवा That दीजिए मनीष, vision पहले आवाज। requires a vision for production in a democratic environment. What the Chinese have basically shown is that it is possible to produce effectively in a coercive environment where you don't give people freedom, where you restrict their freedom, but you offer them prosperity without political freedom. And the challenge for us is, can we provide an alternative vision where we do production under democratic conditions with political and economic freedom? And I think there's a lot of cooperation that can happen between the United States, between Europe, and between us. And I think that's where a lot of our focus should go. How can we create an alternative? सर, ये बगल में गंगाराम बढ़ई बैठा हुआ है और ये अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा होगा, लेकिन जिस हद तक ये गया कि चीन की फ्रीडम की बात की, यहाँ इंडिया में फ्रीडम नहीं है, चीन की विदेश नीति की तारीफ, ऐसे समय में जब अमेरिका को आपने बताया कि सब चीन को औकात बता रहा है, दुश्मन देश की तारीफ यूरोप के मंच से करना, और बगल में गंगाराम बढ़ई बैठा हुआ है। ये एजेंडा राहुल का यूं ही है कि एक तरफ से पूरी तैयारी, जो आप कह रहे हैं कि बेल्जियम में पहले से पाड़े गया हुआ है इसका जो दलाल है, तो ये एजेंडा क्या है उस समय में जब पूरी दुनिया, मतलब अमेरिका राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भारत गौरव गाथा गा रहा है, ये क्या खेल खेल रहा है? नहीं मनीष जी, इसने थोड़ा सा मेरे आकलन में उसको इसने थोड़ा सा गड़बड़ा दिया। मुझको था कि ये 2-4 दिन बाद चमकेगा, लेकिन ये तत्काल चमका। मगर वो जो खबर मेरी निगाह में आई तब मेरी समझ में आ गई क्यों चमका। देखिए, ये कठपुतली है, जैसा चीन नचाता है वैसा नाचता है। पता नहीं इसकी कौन सी सीडी रखी है, 2008 से रखी हुई है, कि ये उसके बाद भी कई बनवाई होगी क्योंकि इसको सैर कराते हैं वो, तो ये ना नहीं कर सकता। असल में मैंने कहा ना मनीष जी, कल का अमेरिका का घटनाक्रम, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल डाउन प्ले कर दिया गया उस बात को, लेकिन वो बहुत बड़ा घटनाक्रम है और वो अमेरिका भी समझ रहा है, भारत भी समझ रहा है और समझ चीन भी रहा है। तो उसको, क्योंकि चीन तिलमिलाया हुआ, जवाब वो दे नहीं पाया उसका कुछ, तो उसने इसकी ड्यूटी लगा दी कि भले वहां तुम हमारा भजन गाना शुरू करो, हमारा झाल बजाना शुरू करो। तो इसको आउट ऑफ वे जाके जरा अपना प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करना पड़ा। ये इसने बैठ के कल अमेरिका के जवाब में इसने चीन के लिए झाल बजाना शुरू किया। ये केवल इसलिए, अभी आगे इसके और ऐसे आइटम आते रहेंगे। मैंने मनीष जी डाल दिए वैसे खबर, लेकिन जो दर्शक न देख पाए तो उनको मैं बता दे रहा हूँ। इसने कहा कि भारत सरकार के पास मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वैकल्पिक विजन का अभाव है। राहुल, जब वैश्विक तौर पर कई देश चीन में अपनी राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक तौर पर देश में चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को समेट रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपनी हर मीटिंग में यह कहता हूं कि चीन अपना एक निश्चित दृष्टिकोण रखता है। ये उन कारणों में से जिसकी वजह से चीन ग्लोबल प्रोडक्शन के केंद्र में है। मैं अपनी तरफ यानी भारत की तरफ से यह वैकल्पिक विजन नहीं देखता हूं। चीन ने यह दिखाया है कि प्रतिरोध के माहौल में भी उत्पादन किया जा सकता है। तो ये इस तरह की बातें कर रहा है चीन, मतलब ये चीन का राजदूत है कि चीन का मंत्री है या चीन की पार्टी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का ये महासचिव है। ये चीन के गाने क्यों गाने लगता है जाके? ये कभी इसने जवाब दिया, ये कभी जापान की तारीफ नहीं करता, ये कभी फ्रांस की तारीफ नहीं करता जब विदेश जाता है।
ये हमेशा चीनी के गाने क्यों गाने लगता है? हमारे बगल में मनीष जी, अभी नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया होकर आए हैं, वियतनाम गजब की तरक्की कर रहा है, चीन को बड़ी गहरी चोट पहुंचा रहा है कोरोना के बाद से, जो वहां से उद्योग उखड़ रहे हैं वो वियतनाम में जा रहे हैं, फिलीपींस में जा रहे हैं, बांग्लादेश में आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। तो ये कभी वियतनाम की तारीफ नहीं करता, जो छोटे छोटे देश है जो कमाल कर रहे हैं, ये कभी फिलीपींस की तारीफ नहीं करता, ये कभी इंडोनेशिया की तारीफ नहीं करता, बांग्लादेश की तारीफ नहीं करता। ये जहां जाता है इसको चीन का दौरा पड़ने लगता है। तो चीन से मैंने कहा कि निश्चित तौर पर चीन के पास इसकी कोई सीडी है। और मैं पहले भी कह चुका हूं मनीष जी, जब ये गया था चुपचाप रात में मिलने, तब किसी को इसने नहीं बताया था, 2 दिन शांति रही, और उसके बाद चीन ने अपनी वेबसाइट पर इसकी वो फोटो लीक की थी, पब्लिश नहीं की थी। मैं पब्लिश नहीं, मैं उसको लीक मानता हूँ, जानबूझकर चीन ने लीक की थी। वो सिर्फ इसलिए लीक की थी मनीष जी, वो देखिए चीन ऐसा काइया देश, उससे इस तरह की गलतियां नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उसने जानबूझकर लीक की थी। वो इसको संदेश था कि जरा तुम ढीले पड़ रहे हो, अभी तो ये किया, अभी और भी कुछ लीक हो सकता है। तो ये घबरा, तब से ये भारत सरकार के पीछे पड़ गया है कि चीन को जब देखो तब इसका चीन का दौरा। इसको ये कभी पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करता, ये कभी नहीं कहता कि पाकिस्तान घुसा जा रहा है, जब पाकिस्तान से हमारे 4 युद्ध हो चुके हैं। ये सिर्फ चीन के लिए दीवाना है। तो निश्चित तौर पर इसका कुछ है। मुझको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास इसका वो रहस्य होना चाहिए, और वो मगर उसका आप जल्दी वो रहस्य दुनिया के सामने, देश के सामने कम से कम वो उजागर करें कि इसकी कौन सी सीडी है। वो बिल्कुल सिर्फ पैसा वाला मामला नहीं है, जरूर कोई ना कोई सीडी है। नहीं, सीडी नहीं बनी, सीडी नहीं, सीडियां हैं, सीडी नहीं सीडियां हैं, सीडी नहीं सीडियां हैं, कई हैं। तो बताता हूँ कि 18 वाली दिखा देंगे, 22 वाली लीक कर देंगे, 17 वाली लीक कर देंगे। नेपाल वाली भी तो एक सीडी होगी इसकी, जो नेपाल वाली लीक हुई थी हल्की सी। तो ये निश्चित तौर पर ब्लैकमेल हो रहा है अब ये ब्लैकमेल हो रहा है। जिस नीचता पे उतर के, जिस नंगाई पे उतर के ये भारत का विरोध और चीन के गाने गा रहा है विदेशों में जाके, निश्चित तौर पर ब्लैकमेल हो रहा है। बिल्कुल। और इससे ये देखिए क्या टाइमिंग है, जब भारत के संसद का विशेष सत्र होना है, नए संसद का उद्घाटन होना है, जब भारत आज तक का सबसे बड़ा एक तरह से अतिथि समारोह कर रहा है, उस समय में अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार समझने वाला ये खेल खेल रहा है। नहीं, सबसे खास बात है कि पूरी दुनिया का मेला देश में लगा है। अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे कनाडा का राष्ट्रपति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति हो, चाहे इंग्लैंड का राष्ट्रपति, वो भारत के गीत गा रहा है, और ये वहां बैठ के अलग खंजड़ी बजा रहा है अपनी, और विदेश में जाके बजा रहा बेल्जियम में। तो निश्चित तौर पे ये इस आदमी को क्या कहा जाए, मतलब ये हमारे यहाँ देश है कि कुछ लोग इसको नेता मानते हैं, जो लोग इसको नेता मानते हैं उनको खुद पर शर्म आनी चाहिए। सर, नेताओं को कुछ बुलाया जाता है आप, लेकिन क्या काठ के घोड़े को भी इंसानों में उसमें बुलाया जाना चाहिए? एक कांग्रेस की तिलमिलाहट है, और इसने इसी मंच से कहा है कि मेरे खड़गे जी को नहीं बुलाया गया, जिसके पीठ पे अपनी नाक की गंदगी ये पोछे हुए था। वो उस दिन आपने विशेष रूप से दिखाया था, उसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। खड़गे को नहीं बुलाया गया तो ये बाप बाप चिल्ला रहे हैं। खड़गे कौन है? खड़गे को क्यों बुलाया जाना चाहिए? जब जेपी नड्डा को उस डिनर में नहीं बुलाया गया तो खड़गे है कौन सर? लकड़ी काठी सबको बुलाया जाए। और कांग्रेस ने कहा हम बाइकाट कर देंगे इसका, मतलब क्योंकि चीफ मिनिस्टर सबको, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। नीतीश कह रहे मैं भी सबसे पहले पहुंचूंगा, केजरी कह रहा है मैं भी मुफलर लेकर जाऊंगा। लेकिन अब जब खड़गे को नहीं बुलाया गया तो ये धर्म संकट में है कि कांग्रेस इसका राष्ट्रपति के डिनर का बाइकाट कर देगी। तो मनीष ना चाहे इसका राजनीतिक क्या विश्लेषण करूं, जब ये पात्र नहीं है तो इसको किस आधार पर बुला लिया जाए। ये इसको मनीष जी दर्शक थोड़ा समझ लें इस बात को। मैं पहले जहां रहता था रेलवे कॉलोनी में, वहां पे मनीष जी सड़क के उस तरफ एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज था, बहुत प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज था। और जब तो वहां पे एनुअल फंक्शन होता था उस डिग्री कॉलेज का, तो अक्सर कुछ मेरे कॉलोनी की लड़कियां पढ़ती थी, तो जब उनका कोई फंक्शन होता था उनको पास मिलता था लड़कियों को, तो वो अपने भाई वगैरह को ले जाती थी, क्योंकि घर पारिवारिक सदस्य जा सकता है। एक हमारे मोहल्ले में रहते थे, महाशय नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी जीवित है वो, और वो उपद्रवी किस्म के थे। उनके यहाँ ऐसा कोई था नहीं, तो हर साल जब वो फंक्शन होता था तो कलह का वातावरण होता था। पहले वो करते थे कॉलोनी में बवाल वो करते थे,
और उसके बाद उस एनुअल फंक्शन वाले दिन वो कहीं ना कहीं पूरे दिन उसमें रहते, तो वो कि नहीं कुछ तो मैं एक पत्थर ही फेंका हूँ, उसमें एक पत्थर वो मार के वहां से वो भागते थे। तो मुझको वही आदमी याद आ रहा है, जो उस बचपने का वो व्यक्ति, कि तब तो वो लड़का ही था समझिए। अब तो कह रहा हूँ तो सुन रहा हूँ तो तुमको समझ में आ जाएगा मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। तो ये खड़गे या कांग्रेसी उसी तरह की हरकत कर रहे हैं कि गर्ल्स कॉलेज का जैसे फंक्शन था तो वहां लड़के क्या काम, भाई तुम्हारी सिस्टर वहां पढ़ती नहीं, तो वैसे जब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम किसी संवैधानिक पद पर नहीं हो, किस लिए तुमको बुला लिया जाए? कोई मोहल्ले की शादी हो रही है, शादी में कार्ड हमको क्यों नहीं दिया? अरे और शादी में भी कार्ड सबको सबको थोड़ी दिया जाता है, जिससे होता है संबंध उसको दिया जाता है। तो ये व्यर्थ का एक मजाक बनने के लिए और देश का मजाक बनाने के लिए। मनीष जी जरा सोचिए कि वहां पर ये जो आए भंडारा, हैं वो कुछ लोग लिख रहे हैं कि भंडारा थोड़ी चल रहा है कि किसी को भी बुला लिया जाए। ये किसी को बुला लिया जाए, तो ये जो है एक मजाक बनवाने के बदले जरा ये आदमी देश के सबसे बड़ी जो विरोधी पार्टी है उसका ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इस तरह बयानबाजी कर रहा है, तो जो विदेश से है वो नहीं पड़ा, तो वो कोई भारत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ भारत की साख पे असर जरूर पड़ेगा कि कैसे गंवार नेता है यहाँ पे, कैसे गंवार नेता है कि इस तरह की जिद, इस तरह की भी जिद वो करते हैं। तो अभी तो मुझको वो लग रहा है कि कहीं वो आपके यहाँ नवा फेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो नहीं तैयार हो गया कि मैं भी जाऊंगा, मंत्री मुख्यमंत्री में मुख्यमंत्री जा रहा तो मैं भी जाऊंगा। तो बड़े तमाशे हैं यहाँ पे, और ये अपना तो मजाक खुद तो ये मजाक बन चुके हैं, देश का भी मजाक बना रहे हैं। बिल्कुल देश का भी मजाक बना रहे हैं। और अब देखिए, अब हम लोग उस विषय पे आएंगे, लेकिन हमारे पुराने व्यूअर जो हैं कुलदीप जी कह रहे हैं कि प्रणाम गुरुजनों, विषयांतर घोसी उपचुनाव ने फिर दिखाया है कि दिल्ली वाले जब जब उत्तर प्रदेश में अपना चलाते हैं हेलीकॉप्टर गिर जाता है। दिल्ली वाले शाह जी को बाबा का फीडबैक सुनना चाहिए। आपकी राय सतीश जी? चलिए, सवाल इन्होंने ही कर दिया तो आज इन्हीं के सवाल का जवाब दे दीजिए सर। नहीं, कूल ड्यूड जी ने सवाल नहीं किया मनीष जी, इन्होंने जवाब दे दिया है, इन्होंने जवाब दे दिया है। इस जवाब पे अभी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले संदेश उनको दे दूं जो खैराती नाच रहे हैं। वो दोपहर में 2-3 बजे ये निश्चित हो गया कि भाजपा हार गई, सपा जीत गई, तो बिल्कुल जैसे शराब बारात में शराबी नहीं कि जब ज्यादा पी लेता तो वो एक एड़ी पे नाचने लगता, वो आखिर तक नाचता जब तक बारात पहुंच नहीं जाती। बिल्कुल उसी अंदाज में खैराती नाच रहे। देखिए पार्टी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता नाचे तो वो तो ठीक है, उनको तो बड़े जैसे अंधे के हाथ बटेर लगी, तो उनको तो बटेर लग गई, तो वो तो खुशी में नाचे। खैराती ऐसा नाच रहे विश्लेषण करके कि मानो सब कुछ तबाह हो गया, सब बदल गया, और अब जो है 2024 में नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट होने जा रहा है। मनीष जी अभी मैं कुल ड्यूटी जी वाली बात पे आऊंगा, लेकिन सतीश जी का ऑडियो समझता ब्रेक हुआ है। जो ये कह रहे थे कि जो मुझे लगता है खैरातियों पे जो चर्चा सतीश जी करना चाह रहे हैं, ऑडियो उनका ब्रेक हुआ है। मुझे लगता है कि यदि दोबारा से वो एंट्री करेंगे तो वो जुड़ पाएंगे। मुझे लगता है सतीश जी जो कह रहे थे वो फैक्ट ये कि मैं लगातार दिन से देख रहा हूं कि कैसे खैरातियों ने गंध मचा दिया है, कैसे एकदम से उन्होंने ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया है जैसे जमीन तैयार हो गई है और उनकी जीत तय हो गई है। घोसी के चुनाव ने मतलब एक नए तरीके से उनको एक उम्मीद दे दी है कि उनका खैरात का युग वापस आ जाएगा। और ये परिणाम सिर्फ और सिर्फ वो सेंट्रलाइज होकर के घोसी को देख रहे हैं। और बहुत बड़ी बात जो सतीश जी जो कह रहे थे, मुझे लगता है कि दोबारा से वो जुड़ेंगे अभी, क्योंकि नेट कनेक्शन हो सकता है कि ब्रेक हुआ है उनका। जिस तरह से घोसी के परिणाम पर ये कूद रहे हैं, मुझे मेरे कई साथियों से बात हो रही थी, उन सबको लग रहा है कि यही परिणाम उत्तर प्रदेश का है, जबकि हर कोई जान रहा है कि सपा समाजवादी पार्टी की वो सीट थी। और जिस तरह से दारा सिंह चौहान समाजवादी छोड़ करके मंत्री बनने के लालच में आए, और जिस तरह से राजभर जैसे नेताओं ने वहां एजेंडा चलाया और एक तरह से जहर फैलाया और एक मैसेज दिया कि वही जो हैं वो जातियों के ठेकेदार हैं। मुझे लगता है कि उस भ्रम को कहीं ना कहीं घोसी की जनता ने तोड़ दिया है।
इन सबके एजेंडे को पूरी तरह से फोड़ दिया है। जुड़ गए हैं सतीश जी? हाँ सर, आपका कनेक्शन टूट गया था, ऑडियो वीडियो हाँ ब्लॉक हो- नेट की प्रॉब्लम जी नेट की प्रॉब्लम आ गई थी। जी जी तो मनीष जी मैं बताऊं कि पहले खैराती समझ ले कि ये दर्शकों को लग रहा होगा पहली बार हुआ है। मैं ऐसी नौटंकी पहले देख चुका हूँ। याद दिला दूं 2018 में, जनवरी 2018 था मेरे ख्याल से। भाजपा ये तो एक विधानसभा का उपचुनाव हारी है। ये भाजपा एक साथ 3 लोकसभा चुनाव हारी थी मनीष जी, उपचुनाव। और उनमें एक लोकसभा चुनाव तो गोरखपुर का था, योगी आदित्यनाथ के इस्तीफा देने से जो खाली हुआ था लोकसभा का, गोरखपुर की लोकसभा। दूसरा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई थी फूलपुर। और तीसरी सीट थी कैराना की। और तीनों लोकसभा लाइन से हार गई थी। 2017 की इतनी प्रचंड जीत के बाद भाजपा तीनों लोकसभा हारी थी। और उसी जोश में मैं बता दूं, उसी जोश में बुआ बबुआ का गठबंधन हुआ था कि अब तो बस सब गिरा दिया, अब तो पूरा 80 के 80 साफ कर देंगे। उसी में वो जब गठबंधन हो गया बुआ बबुआ का, तो वो जो मैं बता चुका हूँ, 165 सीटें दे रहा था, नरेंद्र मोदी तक को बनारस में हरवाई दे रहा था। ऐसा पागल हुए थे ये। और मनीष जी मेरी फेसबुक आज भी गवाह है, क्योंकि वो आज भी है कि मैंने तीनों उपचुनाव के परिणाम के बाद लिखा था कि भाजपा फिर यहाँ पे 60-70 सीटें जीतेगी और ये तीनों लोकसभा जीतेगी। और वही हुआ। तो ये एक उपचुनाव जो है, मैं बता रहा हूँ, इसके कारण कुछ और भी हैं। एक तो बसपा, और ये अभी भाजपा की क्या गलती है ये बताओ कि भाजपा के लिए तो बहुत तगड़ा सबक है, और खासकर मुख्यमंत्री योगी के लिए बहुत तगड़ा सबक है। लेकिन उससे पहले दर्शक जरा समझ ले कि ये घोसी की सीट जो है, ये बसपा का बहुत बड़ा गढ़ रहा है, बहुत बड़ा गढ़। और आप इससे समझिए कि 2002 में उसको 33,000 वोट मिले थे, 2007 में 39,000। सतीश जी का नेट प्रॉब्लम जो है लगातार दोबारा से बना हुआ है। मैं वही कह रहे कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही है कि कैसे गोरखपुर जैसे सीट ये हारे थे, और उसके बाद ये परसेप्शन दोबारा से बनना शुरू हो गया, दोबारा से ये तैयारी शुरू हो गई, और एक क्रिएट किया गया कि भाई कैसे दोबारा से अब सरकार अपनी वापस आ जाएगी। लगभग यही माहौल सिर्फ एक छोटे से घोषी से बन गया, जबकि घोषी ऑलरेडी समाजवादी पार्टी की थी। इस बात को समझना, शाम में भी मैंने इसका विश्लेषण किया कि ऑलरेडी वो समाजवादी पार्टी की सीट थी। ऐसा नहीं कि मतलब एकाएक बीजेपी से वो ले लिया गया है, लेकिन वो तमाम लोकसभा सीट जो चीफ मिनिस्टर के कारण छोड़े गए थे, मौर्य के कारण छोड़े गए थे, अखिलेश यादव के पप्पा जी के कारण छोड़े गए थे, वो तमाम उन सीटों पे वापस वो उस पे सपा जीत गई थी। और इसीलिए उस समय एक जोश में कि बुआ और बबुआ का गठबंधन बना था, और उस गठबंधन ने से एक उम्मीद ये जग गई थी कि अब हम तो पूरी तरह से पस्त कर देंगे, 2019 के चुनाव में हरा ही देंगे। और 2019 के चुनाव में क्या परिणाम आया, इसको पूरे देश ने देखा है। इसीलिए घोषी से जो घोषणा है, वो घोषी से घोषणा एक बड़ा संदेश निश्चित रूप से दिल्ली को भी है, जो कुलदीप जी कह रहे थे कि वो मैसेज दिल्ली दरबार को है कि बहुत हस्तक्षेप योगी आदित्यनाथ के फैसले में ना करें। ऐसा माना जा रहा है कि राजभर की एंट्री जो कराई गई है वो, और जो सपा से जो तोड़ करके लाया गया है, वो शाह साहब का अंदाज था, और वो उस पूरे मामले में एक तरह से फेल हो गए। तो घोषी ने एक तरह से ये मैसेज दिया है, सीखने का मैसेज। और मुझे कई मायने में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि घोषी के परिणाम योगी आदित्यनाथ को एक नई ऊर्जा देकर के पेश करने का होगा, और उसी ढंग से वो पेश होंगे। सिर्फ घोषी की लोग बात कर रहे हैं। मैं बार बार शाम के शो में भी मैंने कहा कि बात सिर्फ घोषी की जा रही है, त्रिपुरा की नहीं की जा रही है। त्रिपुरा जो वाम का गढ़ था, वहां मुस्लिम सीट पर भी जीतना, ये बहुत बड़ा मैसेज था। एक बार फिर हम प्रयास करते हैं सतीश जी से जुड़ने का। हाँ सर, नेट पर परेशान कर रहा है। लगता है घोषी के परिणाम से जो आपका नेट भी जो बहुत विचलित हो रहा है। तो आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह रहे थे कि उस समय ये उतावले में थे 2017 में
जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जब एमपी जहां से थे, उन्हें छोड़ना पड़ा था सीट, चूंकि वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे, उसी ढंग से खैराती हाँ तिल मिला गए थे और मतलब उत्साह में आ गए थे कि अब खैराती युग आएगा। मैंने मान लिया था कि 2019 में पूरे पूर्ण बहुमत के आ गया इनका दिल्ली में। तो मैंने कहा था कि ये तो दारा सिंह ने अपनी सीट से इस्तीफा देके दारा सिंह ही चुनाव लड़ा था, सपा से आके भाजपा लड़ा था। योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य ऐसे इस्तीफा देके आए और वो हार गए चुनाव। वो लोकसभा चुनाव उपचुनाव जो हुआ उसमें भाजपा की हार हो गई, जबकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की सीट थी वो। तो ये उपचुनाव के परिणाम को मैंने कहा इससे भयावह परिणाम नहीं हो सकता, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि दोनों सीटें जीतेंगे, तीनों जीतेंगी। अब आता हूँ कि हारे क्यों ये बना कर बसपा जो है 2002 में 33, 2007 में 39, 2012 में 58, 2017 में 81,000 और 2019 में जो उपचुनाव हुआ तो फिर 58,000 और अभी जो साल भर पहले 1.5 साल पहले हुआ था 2022 में वो 54,000। तो समझिए बसपा की वहां पे क्या हैसियत है राजनीतिक। लेकिन मनीष जी जो सबसे निर्णायक बात थी कि इस घोषी के उपचुनाव से पहले मायावती ने समर्थन तो किसी का नहीं किया था, न भाजपा का न सपा का, लेकिन मायावती ने बहुत स्पष्ट संदेश खुलकर दिया था कि दारा को हराओ। दारा सिंह चौहान से मायावती की बहुत व्यक्तिगत रंजिश है। वो तो खैर जब रंजिश मानती है मायावती तो व्यक्तिगत ही मानती है। तो उसमें बड़ा खुलकर बस तो सीधे सीधे बसपा का जो वोटर है, जो आप कह सकते हैं बहुत कैडर वाला वोटर है, जो आंख बंद करके मायावती की बात पे देता है, उसकी न्यूनतम अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में माना जाता है कि 25-30 हजार वोटर तो वो है जो बहन जी की बात पे देता है। तो वो बसपा का वोट अकारण चला गया, क्योंकि दारा सिंह को मायावती अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। दरअसल समझ लो इसमें कोई सपा के साथ कोई राजनीतिक या रणनीतिक वाला मामला नहीं है। ये किसी भी कीमत पर हराना था दारा को, तो वो हरवा दिया मायावती ने। एक तो 25-30 हजार वोटों का तो सीधे सीधा अंतर ये है। दूसरा मनीष जी, अभी जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, और मनीष जी तो खैर उनके साथ तो डिबेट में था कि जो हम लोगों को रेगुलर सुनते होंगे, यूपी का चुनाव हुआ हो 2022 का, कि मैं हमेशा एक बात पे मैं जितने समीकरण है ये बहुत बाद में आते हैं। सबसे पहले चुनाव का अंक गणित होता है और मैं उसको खुलकर बता चुका हूं उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कि जब भी 60% के ऊपर वोटिंग होगी, भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं 2/3 बहुमत के साथ उस चुनाव को जीतेगी। वही मनीष जी यहाँ पे भी हुआ है, घोसी में भी हुआ है। घोसी में जब पिछली बार का परिणाम था, हालांकि हारी भाजपा तब भी थी, लेकिन तब 60% नहीं आया था, लेकिन 58.59% वोट पड़ा था। और अब की वोट पड़ा है 50%, तो करीब करीब समझिए 8.5-9% तो वोट कम पड़ा 2022 से। और ये अंतर पड़ा मरीज जी 38,800 पर, यानी 39,000 वोट तो पहले से कम पड़ा। तो ये दूसरा कारण था। एक तो बसपा ने जो चोट पहुंचाई और पीछे 2022 की तुलना में 39,000 वोट ये कम पड़ा, ये बड़े प्रमुख कारण थे। और सच बताऊं मनीष जी, मुझको भी लग रहा था कि भाजपा जीत जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों चीफ मिनिस्टर और दुनिया भर के मंत्री सब वहां डेरा डाले हुए थे, और माहौल जो है वो सपा के पक्ष में कतई नहीं है। मैं इस परिणाम के बाद भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सपा के पक्ष में कोई परिणाम नहीं है, लेकिन उस माहौल के ऊपर भारी पड़ गया दारा सिंह, क्योंकि मनीष जी ये आदमी लगातार दल बदलू है, और दल बदलू भी उसको एक बार आप छोड़ दीजिए। ये आदमी जब ये छोड़ कर गया था यहां से भाजपा को और सपा के साथ इसने नैन मटक्का किया था, तो जिस तरह से आज आप स्वामी प्रसाद मौर्य या दुनिया भर को देख रहे हैं, उसी तरह से गाली गलौज अभद्र भाषा मोदी और योगी के लिए ये तब भी इस्तेमाल कर रहा था। तो उस मौकी जनता ने इसको देखा है। तो वो जो भाजपा का भी वोटर था, वो कम से कम सपा को उसने वोट नहीं दिया, लेकिन वो वोट डालने नहीं निकला। वो इसको दारा सिंह के नाम पर वो वोट डालने नहीं निकला। और दूसरे एक और समझिए कि घोसी में 90,000 मुस्लिम वोटर है, 90,000। तो उसने किस चपक के वोट दिया है वो मतलब अभी उसका आंकड़ा आ जाएगा 1-2 दिन में। मेरा अपना ये मानना है कि कम से कम 70 से 80%, और संभवतः हो सकता हो 80 से ऊपर जाए ये आंकड़ा उसकी। तो अगर 90,000 मनीष जी 80 पड़ जाए तो 72,000 वोट तो केवल मुस्लिम वोट है, केवल मुस्लिम वोट। 40-45 हजार यादव वोट है।
तो वो एक समीकरण वहां बना हुआ था, लेकिन ये इस पर बात नहीं कर रहा है, इस पर ये बात नहीं कर रहा है कि ये मुस्लिम वोट कहाँ गया किधर गया, इसका एनालिसिस अभी बाद में आएगा। लेकिन इसके बावजूद मनीष जी भाजपा को माफ नहीं किया जा सकता कि ये कहते कि नहीं नहीं हमने तो बड़ी मेहनत की है, वो क्यों हार का अंतर इतना कभी नहीं रहा घोसी में, सबसे ज्यादा बुरी और उपचुनाव में तो मनीष जी वोटिंग कम होती है, उपचुनाव में वोटिंग कम होती है। और ये इलाका मुख्तार अंसारी का क्षेत्र है मनीष जी, ये अपा सपा नहीं, ये मऊ और घोसी। अब 2017 में मुख्तार का लड़का ही यहाँ से लड़ा था, वही अब्बास अंसारी। तो वहां पर और मुख्तार के साथ योगी बाबा ने क्या किया दुनिया ने देखा है, कोई उसके लिए जरूरत नहीं है। उसके बाद वोटर निकला नहीं वोट डालने के लिए, पहले होता तो मुख्तार के भाई से नहीं निकलता है। तो इसके मनीष जी अंदरूनी कलह है। और जो अभी कुल डूड जी ने कहा था कि पहले तो भाजपा कम से कम ये जरूर सार्वजनिक करे कि इस दारा सिंह को पार्टी में लेने का फैसला किसका था, दिल्ली का था कि मनीष जी अमित शाह। सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में ये बड़ी आम बात है कि योगी बाबा इस दारा सिंह को पार्टी में कतई नहीं लेना चाहते थे, बिल्कुल। और अभी एक तथ्य बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों की समझ में आ जाएगी पूरी कहानी। और अमित शाह की ये पहली पसंद यह आदमी था, इसने दिल्ली जाके डील की और अमित शाह ने इसको लाके लाद दिया यहाँ पे। और उसका परिणाम आज आपने देखा कि भाजपा की बहुत बुरी हार हुई है। लेकिन मनीष जी ये योगी बाबा को जरा ये आपस की लड़ाई है, दोनों के बिल्कुल स्पष्ट टकराव है कि ये योगी बाबा की बजाय अमित शाह की पसंद पे यहाँ उतारा गया। और दर्शक एक चीज और समझ ले कि ये योगी बाबा को भी एक बात का जवाब तो देना चाहिए कि आप रामपुर में जाके आजमगढ़ की सीट जीत सकते हो, उससे ज्यादा कट्टर ये नहीं है मऊ के वोटर। आप रामपुर के बगल में उसके आजम खान के लड़के की सीट जीत सकते हो, तो मऊ की सीट नहीं जीत पाए, जो गोरखपुर से केवल 150 किलोमीटर दूर है। ये किसी के गले नहीं उतर रहा मनीष जी, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। असलियत ये है कि एक दिन मीटिंग करने जरूर चले गए थे योगी बाबा, उसके बाद योगी बाबा न्यूट्रल थे इस चुनाव में। और ये जो बाकी फौज थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फलाने मिनिस्टर, दिमाग के मिनिस्टर और फलाने संघ के और फलाने पार्टी के पदाधिकारी, ये सब वहां डेरा डाले हुए थे। लेकिन योगी बाबा ने उस तरह से रुचि नहीं ली मऊ के चुनाव में जैसी इनको लेनी चाहिए थी। कितना सही है कितना गलत है ये फैसला वो खुद करे और पार्टी करे और सरकार में बैठे लोग करे और दिल्ली में बैठे लोग करे। लेकिन उतना बड़ा आयोजन हो रहा, अभी दिल्ली को घसीटना ठीक नहीं है। लेकिन ये परिणाम जो था, तो जो कूल डूड जी कह रहे थे वो उससे मैं सहमत हूं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ही चर्चा आम है, ये कोई रहस्य नहीं है। जो यूपी के बाहर है उनको लगता होगा, लेकिन ये बड़ी आम चर्चा है। अमित शाह और योगी बाबा में रस्साकसी बहुत जबरदस्त चल रही है और उस रस्साकसी का एक बड़ा भयानक परिणाम आपने देखा है। और बाकी कारण बसपा वोटर और मुस्लिम वोटर वो थे ही, लेकिन इन सबको अलग कर दीजिए, ये चलता रहता है। पॉलिटिकल पार्टियां कोई भजन मंडली नहीं होती कि आती है उन्होंने भजन किया अपने अपने घर चले गए। वहां इस तरह के भीतर घाते चला करती है, दांव पेच हुआ करते हैं, हर पार्टी में होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का सब चलता है। तो इसलिए ये सब तो मैंने आप लोगों से बात की, लेकिन इस परिणाम से मैं फिर कह रहा हूं कि खैराती खामखा नाच रहे हैं। इनको बहुत बुजोर का झटका बहुत जोर से ही लगेगा 2024 में। और मैं फिर याद कर लीजिए कि इस चुनाव के परिणाम वाले दिन जो सबसे बुरी हार हुई है भाजपा की, कि 70+ 2024 का रिजल्ट आज सुन लीजिए। और भाई ये इस वीडियो को मैं भी संभाल के रखूंगा कि 70+, और वो 70+ कहां तक जाएगा भगवान जानता है। लेकिन ये खैराती खामखा नाच रहे हैं, पागल हो गए हैं इनको। मैं इसीलिए मैंने गोरखपुर, फूलपुर और कैराना तीनों लोकसभा उपचुनाव याद दिलाया। तो इनके इसमें मत जाइए। लेकिन हाँ, ये शुभ संकेत नहीं है, जो आपस की कलह ये ठीक नहीं है। इसको नरेंद्र मोदी को इसमें सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। इसमें मनीष जी प्रधानमंत्री को जब G20 से फुर्सत पा जाए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन बाद सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। ये देश के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। और लेकिन मनीष अब ये तो हुई बात। और एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मनीष जी समय ज्यादा हो गया तो फिर हम लोग कल कर देंगे इसमें। नहीं, थोड़ी सी चर्चा इस पे समय तो ज्यादा हो गई, लेकिन अब जो कि इससे जुड़ा हुआ है, त्रिपुरा की चर्चा क्यों नहीं कर रहे खैराती? त्रिपुरा की चर्चा क्यों नहीं कर रहे?
नहीं, त्रिपुरा की चर्चा तो त्रिपुरा जीते, दोनों जीते हैं, उत्तराखंड की और जीते हैं। दोनों महत्वपूर्ण है। लेकिन एक तो मानिक सरकार की सीट है और दूसरा लगभग 70-80% मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो वामपंथियों का गढ़ रहा है। धन ये न- जो बोक्सा नगर, हाँ, नहीं मनीष जी, मैं निकाल रहा था, इसीलिए उसका जरा खुलने में जरा समस्या आ रही है कि मैं ये त्रिपुरा की दोनों जीत, उत्तराखंड की जीत और ये उत्तर प्रदेश की हार, इन चारों परिणामों से ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा शुभ संकेत एक चुनाव का मान रहा हूं। आज जो जिन उपचुनावों के परिणाम आए हैं, वो नेट इस समय परेशान कर रहा है, इसलिए खुल नहीं पाएगा कि ये जो बंगाल में उपचुनाव हुआ है मनीष जी, बंगाल का विधानसभा उपचुनाव भाजपा हारी है। ये मैं तो वो, और लेकिन चलिए इसका हारी तो वो विस्तार से मुझे लगता है अलग से ही हो पाएगा, क्योंकि लगभग सवा हाँ, घंटे का शो हो चुका ये हमारा। न तो इतना बता दूं मनीष जी कि वो हारी जरूर है 4-4.5 हजार वोटों से, लेकिन भाजपा को 93 या 95 हजार वोट मिला है। और ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर लड़ा रहे थे, इनको 13 हजार वोट मिला है। तो भाजपा की हार नहीं, वो भाजपा की जीत है, और 2024 का बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इस पे हम लोग फिर बात करेंगे। बिल्कुल, इसको अलग ढंग से समझेंगे। इंडी गैंग के लिए क्या मैसेज है ये उपचुनाव, इसे मुझे लगता है अलग से ये इसे लेने की जरूरत है। लेकिन ये खैराती खेल जो जिस ढंग से ये नाच रहे हैं, मैं देख रहा था जेम्स राय के चेले और ये खास करके राजीव शुक्ला का चेला, ये अपने जातिवादी, और वो जो उर्मिलेश यादव है, ये पूरे गैंग को लेकर के अपना जो हम स्वजातीय बिहारी है सबको लेकर के भजन गा रहे थे। और एक्सपर्ट पे सर जाते जाते 1 मिनट इसके सनसनीबाज के एक्सपर्टों पे सर। नहीं, मैं इन एक्सपर्टों को बता रहा हूँ कि आप लोग मनीष जी, दर्शकों, आम आदमी की याददाश्त थोड़ी इस तरह के मामलों में कम होती है, लेकिन मेरी इसमें कुछ जरूरत से ज्यादा मजबूत है। तो मुझको वो सब याद है, और मैं इसीलिए हंस रहा हूँ इस चुनाव के परिणाम के बाद कि ये तो, जब ये विधानसभा के चुनाव में ये ऐसा नाच रहे हैं, तो जरा सोचिए कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की सीट जब ये जीत गए होंगे उपचुनाव में, तब ये कैसा नाचेंगे। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए होंगे हमारे जोश में। और वो उस तरह से तो बिल्कुल इन्होंने उसका नतीजा था कि 2019 के चुनाव में कोई 18 सीटें दे रहा था, कोई 17 सीटें दे रहा था। वो जो दिल्ली में बैठ के खैरात का धंधा चलता है, गोरख धंधा, फर्जी सर्वे का, कि 17-18 मतलब बहुत ज्यादा, जिसने दरिया दिली दिखा दी थी, वो कह रहा था भाजपा 28-30 सीटें पाएगी। वो उसका कारण सिर्फ ये था कि इन्होंने वो गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव को एक अपना क्राइटेरिया बना लिया था कि अब कुछ है ही नहीं, अब तो सब काम खत्म। ये रवीश कुमार वाली पार्टी तो 18 सीट दे रही थी। तो ये इससे विचलित मत होइए, मैंने इसीलिए उनके याद दिला दिया आपको चुनाव। वैसे ही उपचुनाव ये है, और ये शुभ संकेत है कि ये भी 2024 से पहले एक हार की सूचना जो आई है उपचुनाव की, और ये खैराती वैसे ही नाच रहे हैं। तो अब की लगता है कुछ, मैंने कहा 70+ निश्चिंत, 70+ निश्चित। और ये लोग अपने आप में अलग ढंग से परसेप्शन गढ़ करके नई तैयारी कर रहे हैं, भ्रमजाल बैठा रहे हैं। और इसमें योगी बाबा को क्या सबक है, हम लोग कल, क्योंकि बहुत देर हो गई है, इस पर कल बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत देर हो गई। बहुत सारे लोगों के सवाल थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी तो नहीं थी। ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि इंडी गैंग को लेकर के इसे समझने की जरूरत है। लगभग सवा घंटे का समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभ रात्रि, वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद।